के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित नाटक गांधी कभी मरते नहीं। सबसे पहले इस नाटक के लिए संदर्भ पुस्तकों का जिनका हमने आधार लिया है, गांधी का मरत नहीं, लेखक चंद्रकांत वानखेड़े, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, लेखक चंद्रकांत झटाले, महात्मा गांधी, लेखक रॉबर्ट पेन, मेरे सत्य के प्रयोग, लेखक महात्मा गांधी, गांधी के हत्यारे, लेखक तुषार गांधी। गांधी कभी मरते नहीं नाटक के निर्देशक एवं संकल्पना अनिरुद्ध वनकर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। लाइट्स संगीत श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश। संगीत भास्कर ज्योति कुंवर, आसाम। सेट प्रसन्ना सागर, कर्नाटक। लेखक संगीता हिरामन। कलाकार तरुण जलोटा, अमन तिवारी, राकेश गोस्वामी, कपिल गुरसुरकर, गौतम ढेंगड़े, संजीव रामटेके, अरविंद खंदारे, पंकज घाटोड़े, अनिल दुधाटे, अमित दुर्गे, दीपाली बड़ेकर, रूपाली खुबरागड़े, संस्कृति सोनी, प्रियंका सिडाम, गौरी चौधरी, अंकुश शेरमाके। और बैकस्टेज के कलाकार हरेंद्र रामटेके, आनंद सराटे, वैभव मगरे। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर डालें और इस नाटक की फोटो और वीडियो लेना वर्जित है। पुनः आप सभी को सादर अभिवादन करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी नाटक गांधी कभी मरते नहीं। गांधी कभी मरते नहीं।
भीमा कोरेगांव के इस लड़ाई के बाद सन 1818 में जब पूना के शनिवारवाड़ा में ब्रिटिश सत्ता का झंडा फहराया गया, उस समय महाराष्ट्र में पेशवाओं की सत्ता थी। भारत के अलग अलग सांस्कृतिक अंचलों में अंग्रेजों ने कहीं राजपूतों से, तो कहीं जाटों से, तो कहीं मुसलमानों से सत्ता छीनी थी। पर महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां अंग्रेजों ने सत्ता, तत्कालीन विद्वानों की भाषा में कहा जाए तो चित पावन ब्राह्मणों से हासिल की थी। इसीलिए यह सत्ता उन्हीं को मिलनी चाहिए। गांधी से पहले, या यूं कहें कि गांधी के आजादी के आंदोलन में उतरने से पहले आजादी का बस यही मतलब था, राजनीतिक आजादी। अरे भाई, ये राजनीतिक आजादी किस लिए? राजनीतिक आजादी इसलिए अंग्रेजों ने जिन पेशवाओं से सत्ता हासिल की थी वो सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए। राजनीतिक आजादी इसलिए कि पहले जैसे वो सुखी थे वैसे ही हमेशा सुखी रहे। उस दौर में करीब करीब सामाजिक स्थिति ऐसे ही थी। और ये बहस अपने चरम में थी। यही कि सामाजिक आजादी पहले या राजनीतिक आजादी। हाँ, अरे किधर कहते हैं कि मैं राजनीतिक आजादी का पक्ष में हूँ। सामाजिक आजादी के बगैर राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं। हमें आजादी चाहिए, सिर्फ आजादी। और इस तरह वर्षों से चली आ रही परंपरा का हम विरोध नहीं कर सकते। अरे भाई, लेकिन कुछ ही दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन है ना? कांग्रेस के इस राजनीतिक अधिवेशन में अगर सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा निकली और इसके कारण मंडल को छूट मिली तो हम सब मिलकर उस अछूत मंडल पर समाज सुधार की बात करने वाला हर देशभक्त उस दौर में धर्मद्रोही था, वो जिंदा रहने लायक नहीं था। कुल मिलाकर आजादी किसके लिए, अधिकार किसका, सुख किसे मिले, वर्चस्व किसका, जिन्हें जन्म के आधार पर श्रेष्ठता मिली उनका, या विचार जनों का, फिर बहुओं का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का क्या होगा? इसकी चर्चा गांधी से पहले नहीं थी। ये सच हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सच हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें पहले राजनीतिक आजादी चाहिए। हमें पहले सामाजिक आजादी चाहिए। अंधेरी से, सांप से और भूतों से डरने वाला बालक
अरे यही नहीं, मैट्रिक की परीक्षा में 39% अंक लाने वाला अति सामान्य बालक था। अरे कौन कहता है कि महान व्यक्ति के पांव पालने में दिखाई देते हैं? लेकिन गांधी के बारे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, पर बाद में यही अति सामान्य मानव महामानव के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर उनकी महात्मा गांधी बनने की यात्रा को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें उनके ईमानदार प्रयासों के दर्शन होते हैं। जैसे बचपन में चोरी करने पर अपने पिता को लिखा उनका पत्र। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मुझे पता है ये सच जब आपके सामने आएगा तो आपको बहुत दुख होगा, पर मैं झूठ के बोझ को अपने सिर पर उठाकर रखना नहीं चाहता। आपने और मां ने सदैव हम भाइयों को सिखाया कि चोरी करना महापाप है। इसके बावजूद इसके परिणाम पर ना विचार करने के लिए मुझे खेद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लालच में आकर भूलवश मैंने बड़े भाई के सोने के घड़े की चोरी की है। मैं हृदय से अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गलत संगत का चुनाव कर अपना नैतिक पतन किया है और आपकी शिक्षाओं का गला घोटा है। आपको मुझसे बहुत आशाएं है, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी बड़ी भूल कभी नहीं करूँगा और अपना पूरा जीवन सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ व्यतीत करूँगा और आपको अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। आपका पुत्र मोहनदास। बचपन खत्म हुआ, जवानी आई। विदेश में शिक्षा लेते लेते गांधी ने खुद को ब्रिटिश संस्कृति के अनुरूप ढाला, पर अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। सूट बूट में रहे, पर माँ को दिए हुए वचन का उन्होंने ईमानदारी से पालन किया।
अपने उम्र के 22वें वर्ष में बैरिस्टर गांधी बनकर भारत वापस आते हैं। फिर मुंबई में वकील की प्रैक्टिस करने के लिए अर्जी देते हैं। फिर प्रैक्टिस ठीक ठाक चले इसलिए वो संघर्ष करते हैं। लेकिन मुंबई में भी उनकी वकालत नहीं चली, इसीलिए राजकोट जाकर वो संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन वहां भी असफलता मिलती है। अंततः लाचार होकर बैरिस्टर होने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स लिखने का हल्के दर्जे का काम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। पोरबंदर के मेमन पीढ़ी की ओर से, यानी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से उन्हें पत्र आता है। अरे ओ मोहनदास, अरे दक्षिण अफ्रीका से तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। क्या आप साउथ अफ्रीका आना चाहेंगे? दरअसल हमारी कंपनी का केस कोर्ट में है और उस केस के पूरे वकील को अंग्रेजी भाषा के सिवा कोई दूसरी भाषा आती नहीं है और हमारे अब्दुल्ला एंड कंपनी के लोगों को उनकी भाषा आती नहीं है। तो कंपनी की ऐसी अपेक्षा है कि आप वकालत से ज्यादा अनुवाद एवं दुभाषीय का काम करें। वो विचारू भाई, चहा श्रीमती जातो। मरता क्या नहीं करता। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि गांधी के महात्मा बनने की कहानी थोड़ी ज्यादा ही रोचक थी? कैसे? जैसे इंग्लैंड से लौटने के बाद भारत के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, फिर उनका दक्षिण अफ्रीका जाना, वहां पे रहते हुए तीखे रंगभेद के साथ सबका सामना करना और वहां का काम खत्म होने के बाद तुरंत वापस आने का अवसर न मिलना। अरे अवसर तो कहाँ मिला था उनको? एक मिनट, रुकिए, याद आया? पहले तो दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, पढ़ के बताता हूँ तेरे को। बिल्कुल सही कहा आपने। दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए बैरिस्टर गांधी 1 वर्ष बाद अपना काम खत्म करके भारत लौटने की तैयारी में थे और उन्हें विदाई देने के लिए अनेकों सम्मानित भारतीय एकत्रित है। वहाँ लोग गांधी का ध्यान अखबार के समाचार की ओर आकर्षित करते हैं। भारतीयों को मतदान करने के अधिकार से वंचित रखने के लिए यह सरकार नया विधेयक ले आ रही है और यह हमारी चौकटी पर ठोकी हुई पहली कील है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि आप भारत जाने का कार्यक्रम उसे 1 महीना पढ़ा दीजिए। हाँ, ये पढ़ा दीजिएगा, रुक जाइए। ठीक है, आप सभी के आग्रह के कारण मैं 1 माह दक्षिण अफ्रीका में रुक जाता हूँ। चलिए और कुछ रणनीति बनाते हैं। आइए सोचते हैं भी सही। प्रत्यक्ष में वे वहाँ 21 वर्ष रहते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो बिल्कुल अलग थे, और जब भारत लौटे तो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग। दक्षिण अफ्रीका गए हुए गांधी असहाय, हताश, आत्मविश्वास विहीन थे, और भारत लौटे हुए गांधी यशस्वी, आत्मविश्वास से भरे हुए। अरे जिन्हें दुनिया पहले नहीं जानती थी अब जानने लगी थी। यूरोपियन वेशभूषा वाले गांधी जी भारत लौटे थे बिल्कुल गांव की काठियावाड़ी वेशभूषा में। विलायत से गांधी
आश्रम आने की अनुमति का संदेश लिख देते। राम राम। भैया जी, सुना है कोई आश्रम में अछूत आने वाला है? ये नहीं पता। ये तो बोल रहा था। हाँ हाँ, मैंने देखा है। अब तो बोल सका नहीं है। ए भैया, कहीं वो तो नहीं? हाँ, लग तो वही है। जी गांधी जी ने हमें भेजा। लाइए मैं मेरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे पीछे हटिए। हम दोनों कर लेंगे ये काम, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप आगे देख लीजिए। लाइए भैया हम करते हैं। अरे भैया जी, ये काम सिर्फ हमें ही कर सकते हैं। हाँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अरे भाई ये काम हमको अच्छी तरह आता है भाई। हर किसी की कारीगरी अलग होती है। आप कोई दूसरा काम खोजिए ना भैया। मैं वो नहीं नहीं हम कर लेंगे। नहीं, नहीं। अरे ओ भैया, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम लोगों को घास काटने आता है? हाँ आता है। हाँ, तो घास काटो और गाय को खिला दो। जाओ धन्यवाद। जाओ जाओ। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? क्या हुआ बा? उन लोगों को आश्रम में रहने की आपने अनुमति दी है। आपको नहीं लगता ये गलत है? इसमें गलत क्या है बा? मगनलाल की पत्नी आश्रम छोड़कर चली गई है। आपको अपने धर्म का भान नहीं, लोगों को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो आप? बा, मेरा धर्म सभी को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। इंसान इंसान में भेद नहीं हो सकता। मेरे लिए सब समान है। ऐसा है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो कस्तूरबा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यदि इस आश्रम में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा तुम यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हो। आप उनके लिए मुझे छोड़ दोगे? देखिए, आपके इस फैसले से अहमदाबाद के सभी लोग नाखुश हैं। बापू जी, हम आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि आप इस आश्रम से उस परिवार को बाहर निकालें, अन्यथा हम आपको आर्थिक सहायता देना बंद कर देंगे। जो कोई भी आश्रम छोड़कर जाना चाहता है, वो सहर्ष आश्रम छोड़कर जा सकता है। जिसे इस आश्रम को आर्थिक सहायता नहीं करनी, वो खुशी खुशी इस आश्रम को सहायता देना बंद कर दे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये परिवार
बनारस के हिंदू विद्यापीठ के उद्घाटन के समय हुआ। 4 फरवरी 1916 को गांधी ने जो भाषण दिया वो बड़ा ही हलचल पैदा करने वाला था। दरअसल बनारस हिंदू विद्यापीठ पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक परिश्रम का फल था। वो तो है। इस कार्यक्रम में राजे रजवाड़े और जागीरदार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गांधी जी ने अपने भाषण में अंग्रेजी पढ़ी लिखे लोगों पे पहले कटाक्ष किया, फिर बाद में वहां पे मौजूद सोने से सजे धजे राजा महाराजाओं पर बिखर पड़े थे। अरे बातें नहीं करते रहोगे कि भाषण भी सुनोगे? हाँ भाई, हमें भी सुन रहे हैं अगर Keep silent. Ladies and gentlemen, and dear students, I welcome all dignitaries on the stage. And I request Mr. Gandhi, the guest of honor, to deliver his speech. ये कौन है? विलायत से आया है। विलायत से? गाँव के कपड़े में क्यों है? ये तो गाँव का कपड़ा है। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यहाँ इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जो ये सोचता हो कि अंग्रेजी कभी भी भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है? नहीं। तो फिर राष्ट्र पर अंग्रेजी का ये कलंक क्यों? बात तो सही है। मैं आशा करता हूं विश्वविद्यालय ये बात सुनिश्चित करेगा कि यहाँ आने वाले युवा छात्र छात्राएं अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा हासिल करेंगे। हमारे राष्ट्र की भाषा ही हमारा प्रतिबिंब है। हमारे भाषा ही हमारा प्रतिबिंब है। मैं जानता हूं कि मैं शिष्टाचार द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शाम मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गया था। जब मैं उन गलियों से गुजर रहा था तो सोच में पड़ गया, हमारे पवित्र मंदिर की गलियां इतनी गंदी कैसे हो सकती हैं? मुझे ये बताते हुए दुख होता है, लेकिन हमारे पवित्र मंदिर स्वच्छता का आदर्श नहीं है। मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। अमीरी से सजे हुए कुलीन लोग लाखों गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। मैं उन कुलीन लोगों से कहना चाहता हूं, जब तक वो अपने आभूषणों को उतारकर अपने देशवासियों के लिए उसे ट्रस्ट में नहीं रखते, तब तक इस देश का कोई उद्धार नहीं है। गांधी इतना कहने पर भी नहीं रुके, आगे सुनिए। मैं जब भी किसी शहर में किसी भव्य महल के निर्माण के बारे में सुनता हूं तो तुरंत ईर्ष्यालु हो जाता हूं, क्योंकि वो पैसा हमारे देश के गरीब किसानों का है। हमारे देश की 75% से अधिक आबादी किसानों की है। इसीलिए हमारे देश का उद्धार केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश का उद्धार वकील, डॉक्टर या ये अमीर जमींदार नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारा अपमान है। हम यहाँ हरगिज़ नहीं रुकेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और उससे डरें, तो हमें किसी और से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बराबर। ना ऐसे महाराजाओं से, ना वायसराय से, ना जासूसों से और ना किंग जॉर्ज से। आप सभी के सामने मैं वायसराय महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब से उन्हें ये जानकारी मिली है कि उन पर बम से हमला होने का खतरा है, तभी से सुरक्षा की एक मोटी परत हमेशा उन्हें घेरे रहती है। मैं वायसराय महोदय से पूछना चाहूंगा, यदि भारत की जनता से उन्हें इतना डर लगता है तो वो भारत छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह डर डर कर जीने से बेहतर है कि हमारे वायसराय
चंपारण में नील की खेती होती थी। शुरुआती दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रही। नील मालिकों द्वारा किसानों को जबरन मजबूर किया जाता था। नील की खेती की पूरी व्यवस्था किसानों के शोषण पे तो आधारित थी और साथ ही बागान मालिकों के लिए रामव्यापी, जो कि ज्यादातर अंग्रेज थे, किसानों की बदहाली और शोषण के अतिरिक्त इस व्यवस्था में कछु नहीं था। इसीलिए 1860 के बाद अनेक किसानों ने विद्रोह और आंदोलन किए, पर उसका कछु खास असर नहीं हुआ, जबकि किसानों की हालात और ज्यादा बदतर होती गई। गांधी जी नमस्ते। नमस्ते मैं राजकुमार शुक्ला, जी। मैं बिहार के चंपारण से आया हूँ। गांधी जी, हमारे यहाँ किसानों की बड़ी दुर्दशा है। उन्हें पिछले कई सालों से नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जाता है। गांधी जी, अगर इस समस्या इतनी गंभीर है तो आपको इसे कांग्रेस के समूह रखना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप गांधी जी सुनिए तो, मैं उनसे मिला था। गांधी जी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो आप माननीय जी से बात कीजिए। गांधी जी, मैं उनसे भी मिला था, लेकिन उनके पास तो मजदूरी के लिए समय ही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के आज शाम के सत्र में आपकी बात रखी जाए, इसमें मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ क्या हो गांधी सकता है। सुनिए तो, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। गांधी जी, गांधी जी सुनिए। गांधी जी, उन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ राजनीतिक आजादी की बातें होती थी। लेकिन गांधी के उपस्थिति में पहली बार सामाजिक आजादी पर चर्चा हुई और गांधी के कहने पर राजकुमार शुक्ला ने किसानों की बातों को सबके सामने रखा था। इसका तथ्य हमारे राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी पुस्तक में लिखा है। जरा पढ़ लो। ओहो, तुम लोग भी ना। राजकुमार शुक्ला किसानों के मामले में बहुत अड़िग था। हाँ, उसने तय कर ही लिया था कि वो गांधी जी को चंपारण ले जाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसलिए जब गांधी जी कानपुर गए तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया कानपुर। ला 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 गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, कहीं रुकिए। गांधी जी, गांधी जी नमस्ते। नमस्ते शुक्ला जी। हाँ, आप यहाँ? गांधी जी, आप यहाँ तक आए हो, यहाँ से चंपारण नजदीक ही है। मैं आपसे विनती करता हूँ गांधी जी, आप एक दिन के लिए चंपारण चलिए। देखिए शुक्ला जी, अभी मुझे एक आवश्यक कार्य से मेरे आश्रम जाना है। मैं काम करता हूँ, मैं अपने आश्रम से चंपारण आने की योजना बनाता हूँ। मैं जल्दी आऊंगा। गांधी जी सुनिए तो, अगर आज गांधी जी सुनिए ना। गांधी जी, गांधी जी सुनिए। गांधी वहां से वापस अपने आश्रम आ गए और राजकुमार शुक्ला वहां भी उनके पीछे पीछे गया। और गांधी अंततः उस व्यक्ति के दृढ़ता के आगे हार ही गए और 7 अप्रैल को कलकत्ता से पटना जाने वाली रेल में सवार हो गए और पहुंच गए पटना।
तेरा पानी किसी पानी छलक जाए तो पूरा घर दूषित हो जाएगा ना। हाँ, कुछ लगे तो हमें आवाज जरूर दे देना। हाँ, 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 न जाने कहाँ से आते हैं वो लोग। दूसरे दिन गांधी जी चंपारण घूमने निकले, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनको चंपारण ना घूमने की हिदायत दी गई और पर मुकदमा चला और 100 रुपए जुर्माना ठोक दिया। और हाँ, अपनी जन सेवा की जिम्मेदारियों के तहत मैं जिला छोड़ने में असमर्थ हूं और मैं 100 रुपए जुर्माना भी नहीं दे सकता। आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। ये मुकदमा बड़ा कमाल था। गांधी जी को इज्जत बरी कर दिया गया। गांधी जी ने चंपारण देखना जारी रखा। बहुत ही कम समय में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जान लिया था। यही तो गांधी का कमाल है। इसलिए कहा था भैया घूमे देश घूमे घूमे मोरे गाँव घूमे देश घूमे घूमे मोरे गांधी है कमाल, गांधी है कमाल, गांधी है कमाल, गांधी है कमाल। अपना चलेगी रे भैया तेरी तेरी चाल, अपना चलेगी रे भैया तेरी तेरी चाल। मेरे गांधी है कमाल, 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 मेरे गांधी है कमाल।
देखते ही देखते 25,000 अर्जियां लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ मी के बगान मालिक गांधी को बदनाम करने में लग गए। अखबार में आलोचना की जाने लगी। वो झोपड़ी जिसमें बाढ़ रहती थी फूंक दी गई और उनमें से एक ने तो गांधी को जान से मार डालने तक की धमकी दे डाली और ये बात गांधी जी को पता चल गई। कोई है? कौन है? कौन हो भाई? प्रणाम। मैं मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने सुना है आपने प्रतिज्ञा की है यदि गांधी आपको अकेले मिल जाए तो आप उसे गोली मार देंगे। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं भी क्या करूं? लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते। आपको और अधिक कष्ट ना उठाना पड़े, इसीलिए इतनी सुबह आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप मुझे मारना चाहते थे, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको जान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद संवाद का रास्ता अपनाते हुए ब्रिटिश हुकूमत और फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की गई और चंपारण के किसानों को नील की खेती करने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिली। अंग्रेजों द्वारा लादी गई 100 साल पुरानी तीन कटिया प्रणाली का अंत हुआ और लोगों ने खुशियां मनाई। जानी जाप दे सभा के ओर प्रणाम हो, जानी जाप दे सभा के ओर प्रणाम हो, जानी जाप दे सभा के ओर, जानी जाप दे सभा के ओर प्रणाम हो, जानी जाप दे सभा के ओर प्रणाम हो, जानी जाप दे सभा के ओर। आजादी किसानों के लिए, आजादी मेहनत करने वालों के लिए, आजादी अंतिम व्यक्ति के लिए, आजादी सबके लिए। चंपारण के बाद गांधी जी अहमदाबाद अपने साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां के मील मजदूर शिकायतों से भरे हुए थे और साथ में अपने वेतन में 50% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। बात पता है? पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब! जिंदाबाद। मैंने भी मजदूरों की मांगों का अध्ययन किया है। उनकी मांगे बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं इससे भी बड़े खतरे से खेल रहा हूं। क्या? उन मिल मजदूरों की गरीबी, जिसके कारण
वो ये हड़ताल गवारा नहीं रख सकते थे। मैंने आप सबकी मांगों का अध्ययन किया है। आप सभी की मांगे बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करें जी गांधी जी। और अपनी इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आप सभी मुझे वचन दें। हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। कभी भी जालसाजी या हाथापाई नहीं करेंगे। दान, दक्षिणा या खैरात पर निर्भर नहीं रहेंगे। चाहे ये हड़ताल कितनी भी लंबी क्यों न चले, हम अपने निश्चय पर दृढ़ रहेंगे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी भी अन्य ईमानदार तरीके से आय अर्जित करते रहेंगे। यदि आप सभी इन 5 वचनों को सत्य निष्ठा के साथ निभाएंगे तो संभव है कि हमारी हड़ताल सफल होगी। बापूजी, इन बच्चों से मुकरने के बजाय हम अपनी जान दे देंगे बापूजी। हम आक्रोश से भर चुके हैं। और कितनी तकलीफें झेलेंगे हम? अरे भाई, गांधी जी ने हमें दुख सहन करने के लिए कहा है। बस भैया, आप मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ, हाँ, मुझसे भी नहीं होगा। और नहीं तो क्या? गांधी जी और उनसे हमें क्या क्या जाता है? उनके पास भरपेट खाने के लिए है और घूमने के लिए काले हैं। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी चाहता हूँ यहाँ से। हाँ, मैं भी चाहता हूँ। अरे रुको, अरे ऐसे ही सब चले जाएंगे तो इस हड़ताल का क्या होगा? और गांधी जी को दिए हुए वचनों का क्या होगा? गांधी बाबा, हम सभी पिछले 14 दिनों से इस हड़ताल में हैं और मैं देख पा रहा हूं कि धीरे धीरे आप सभी के हौसले कमजोर पड़ते जा रहे हैं। शायद मेरे ही प्रयासों में कुछ कमी रह गई। इसीलिए मैं मोहनदास करमचंद गांधी आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक सभी मजदूर एकजुट नहीं हो जाते और इस हड़ताल के खत्म होने तक या किसी समझौते के पहुंचने तक यहां बने नहीं रहते, मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। बापू, ये क्या कह दिया आपने? हाँ, गलती तो हमारी है। उसके साथ आप क्यों चलेंगे? ये तो अन्याय है ना बापू। हाँ, हमारी वजह से आप भी दुख झेलेंगे। आप उपवास नहीं रखेंगे बापू, हम सब उपवास रखेंगे। सब उपवास रखेंगे। सुनिए, आप सभी को उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए केवल इतना आवश्यक है कि आप मुझे दिए हुए वचनों का पालन करते रहें और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आपको कोई मजदूरी अवश्य करनी चाहिए। हाँ, मगरनाथ जी कह रहे थे कि बुनाई स्कूल के लिए बालू की जरूरत होगी और इसी काम के लिए उन्हें कई लोग लग सकते हैं। हम करेंगे, हम करेंगे। उचित।
कर्मचारियों के साथ जुड़कर व्यक्तिगत पश्चाताप व्यापक होकर सामाजिक हो गया था। अपने जीवन काल में गांधी ने असहनीय बुराइयों के विरुद्ध 14 अनशन किए और प्रत्येक अनशन में नई नई असंगति व विरोधाभास का सामना करना पड़ा। हाँ, कुछ अनशनों में दोष भी थे जिसके प्रति सर्वप्रथम गांधी सचेत हो गए थे। समय के साथ साथ अनशन रूपी अस्त्र नए आयाम नए रूप लेता रहा, अधिकाधिक परिपक्व होता रहा। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? आओ भी आओ। क्या हुआ? अब हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मिल मालिकों ने हमारी बात मान ली है। हाँ, उन्होंने हमारी वेतन में 35% की बढ़ोतरी की है। अरे भैया आप क्या बता रहे? लोग तो खूब हंसे, विरोधकों ने तो मजाक उड़ाया, बोलने लगे कि गांधी आज नमक का सत्याग्रह कर रहे हैं, कल मिर्ची का करेंगे, परसों हल्दी का करेंगे। ऐसे सत्याग्रह करने से आजादी थोड़ी ना मिलेगी। और तो और भैया, ब्रिटिश पत्रिका स्टेट्समैन ने लिखा था, सरकार के पास नमक के सर्वाधिकार है, उसे चुनौती देना बड़ा ही बचकाना है। बताओ बताओ। या तो मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर लौटूंगा, वरना मेरा मृत शरीर समुद्र पर तैरता दिखेगा। उन पदों पर रहकर आप अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करते। आइए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद।
महात्मा जी के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको देखने का प्रोग्राम होना चाहिए। अरे भैया, तुमको मंदिर के लिए दिया बाती लाने के लिए कहा था ना, वो भगवान के पास रखता है ना। और सुनो उनको आगे बढ़ सुनो भैया, महात्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो तुमको मंदिर के अंदर जाने के लिए कहेंगे ही, लेकिन तुम ज्यादा अंदर मत जाना, ठीक है? थोड़ा अंदर जाना, काम हो जाएगा, ठीक है भैया? और तुम ज्यादा पता नहीं करना, तुम बड़ा काम कर रहा हो, तू ही बात कर रहे ज्यादा। राम 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 गांधी जी। राम 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 बाबू, राम राम। ये हमारे कुछ गांव के सदस्य हैं, हम सब ही हैं। और वो जी के हाथों से आज ले गंगा राम राम। हम सभी एक हैं, हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। हमने अपने हरिजन भाइयों मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिस कारण हमारे देवता मंदिर छोड़कर चले गए। सबसे पहले हमें अपने हरिजन भाइयों अपने मंदिरों में प्रवेश देना है और साथ ही अपने हृदय में स्थान भी। तब संभव है कि हमारे देवता लौट आए। आइए प्रवेश कीजिए। तुम्हें मेरे पांव छूने की कोई आवश्यकता नहीं। बीते वर्षों में तुम हरिजन भाइयों ने जितने कष्ट सहे, जितने अत्याचार सहे, यदि उसके बदले में कोई हरिजन भाई मेरे गाल पर एक थप्पड़ भी मारता है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, बल्कि अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दूंगा। उठो, जागो, अछूत के इस पाप को अपने से दूर रखो, वरना एक दिन हम सभी नष्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी। क्या जय जय लगा रखा इन लोगों ने? ये गांधी ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और नहीं तो क्या, ऊंचा पीछा देख हो जाएगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आगे गांव के किसी भी मंदिर को खोलने न दे। चलो। महात्मा गांधी जिंदाबाद, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद। हम इस हरिजन यात्रा का विरोध करते हैं। अगर आपके पुलिस और आपके कार्यकर्ता हम पर हाथ उठाएंगे ना, तब भी हम आपका विरोध ही करेंगे। आप हमारी इस शांतिपूर्ण यात्रा को हिंसक बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जिंदाबाद, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद।
हटाइए। अरे इस तरह चितों को मंदिर में प्रवेश देते रहोगे तो हम सबको ढक पे भी जगह नहीं मिलेगी। अरे उस गांधी के बैकग्राउंड में आकर आप सब भगवान के खिलाफ जा रहे हो। हमारे लिए बापूजी भगवान है। बापूजी भगवान है हमारे लिए। अरे वो गांधी कैसे भगवान हो सकता है? वो तो एक वैश्य है। इस हरिजन यात्रा के दौरान पंडित लालनाथ को पीटने की जो घटना हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप पंडित लालनाथ से क्षमा मांगे। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं और इसके प्रायश्चित के लिए 7 दिन के अनशन की घोषणा करता हूं। 7 दिन? इतनी छोटी सी बात के लिए 7 दिन का अनशन? हाँ, 7 दिन, ताकि मेरे प्रत्येक साथी को यह ज्ञात हो कि यदि कोई हमारे विपरीत विचार रखता है तो भी समाज में उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तभी हमारा लोकतंत्र बना रहेगा। जिस दिन किसी भंगी या समाज की बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, उस दिन मेरे लिए भारत सही मायने में स्वतंत्र होगा। गांधी जी 25 जून 1934 के दौरान हरिजन यात्रा में जब पूना में थे तो उनके ऊपर पहली बार जानलेवा हमला किया गया था। उनके कार पर बम फेंका गया। गनीमत थी गांधी जी पिछली कार में बैठे थे, इसलिए उनकी जान बच गई थी। लेकिन उस घटना में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बाद भी एक के बाद एक उन पर 5 जानलेवा हमले हुए। आखिरी हमले में हत्यारे कामयाब हो गए।
मान रखा, मैंने उसका वंदन भी किया। अच्छा, वंदन करने से समाज तुझे सम्मान देगा? हाँ? तेरी सारी का दिमाग हो जाएगी। गोडसे ने गांधी जी को मारने से पहले वंदन किया था, मैंने भी कर लिया। गांधी को मारा क्योंकि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए आमरण अनशन किया था। गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए आमरण अनशन किया था। गया भी मैं। बंटवारे के समय वायसराय माउंटबेटन, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। पाकिस्तान को पूरे 75 करोड़ रुपए देने का समझौता था। 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए गए थे, अब बचे हुए 55 करोड़ रुपए देना बाकी था। भारत एक नया राष्ट्र बनकर उभरा, ऐसे में भारत अपना वादा कैसे तोड़ सकता? अगर भारत अपना वादा तोड़ता तो पूरी दुनिया भर में अपने भारत की चीज हो जाती। उसके बाद कोई भी देश भारत के साथ में किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं करता। ये सौदा भारत के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। रही बात गांधी जी के अनशन की, तो वो अनशन दिल्ली में दंगों को शांत करने के लिए किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। अब बताओ, इन सब में गांधी कहाँ है? अब बताओ, इन सब में गांधी कहाँ है? भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने दिया। प्रिय मित्र इरविन, आपने मुझे बताया कि भगत सिंह और 2 अन्य लोगों की फांसी की सजा बदले जाने की बहुत कम संभावना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि रियायत दी जाती है तो शांति को ही बढ़ावा मिलने की सबसे अधिक संभावना है। फांसी की स्थिति में शांति निसंदेह खतरे में है। आपका मित्र M.K. गांधी। ये तो गांधी जी का वायसराय इरविन को लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र कब लिखा? 23 मार्च 1931 को। लेकिन फांसी तो 24 को होने वाली थी। और गांधी जी ने लिखा हुआ ये 6ठा पत्र था। अच्छा, इसके पहले भी उन्होंने 5 पत्र लिखे थे। इसका मतलब गांधी भगत सिंह को बचाने के लिए अंतिम समय तक प्रयास किया है। अरे बाप रे, देखो ना व्हाट्सएप पर इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, और हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। 2024 तक हम गलत ही मैसेज पढ़ रहे हैं। आणि तो चुकीचा मेसेज आपण फॉरवर्ड करतो। और आज तक हम गलत जानकारी पर भरोसा करते हैं। ऐसा मतलब है सामने आपको गलत दे रहे हैं। हाँ, हम झूठे मैसेज पढ़ते हैं। अच्छा चलो मान भी लिया कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया, लेकिन सुभाष बाबू उनका क्या? उनकी तो बड़ी दुश्मनी थी। उसके बारे में बोलो। अच्छा, ये तुमने कहा पढ़ा?
बाबू गांधी जी की इज्जत करते? इसका मतलब ये झूठ मैसेज है। हाँ भाई, आपण खोटी खोटी अफवा फैलायची गुन्हा म्हणजे हे लोक आपल्याला कितीची माहिती पुरवत आहे. ఇది మొత్తం అబద్ధం రా. सारा हीरो सुभाष बाबू हो गया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की सच्चाई का है। बोलो। अरे रुको जरा, सबर करो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही तो गांधी जी को मानवता की उपाधि दी थी। और पुणे के येरवड़ा में गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठे थे तब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब उनसे मिलने खुद रविंद्रनाथ जी पुणे के येरवड़ा चल गए थे। लेकिन बाबा साहब का जय। पूरा बैग भूल गए क्या? पूरा बैग के दौरान गांधी जी और बाबा साहब के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, उसके बाद में बोलो। हाँ, उनका आपस में वैसा ही मतभेद था, लेकिन दलितों के प्रश्नों के लिए उनका अलग अलग नजरिया था। लेकिन फिर भी उनके आपस में दुश्मनी कभी नहीं हुई थी, समझे? और गांधी तो अंतरजातीय विवाह के विरोध में थे, लेकिन अम्बेडकर जी को मिलने के बाद वो इस विवाह का समर्थन करने लगे, इतना कि वो अंतरजातीय विवाह के अलावा किसी अन्य विवाह में जाते ही नहीं थे। और गांधी और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे और मेरे विचारों को गांधी जी जितना समझते हैं उतने आपके अनुयायी नहीं। और गांधी जी गुजरने के बाद जब बाबा साहब उनके सैलून पैराडाइज से मिलते हैं और अपना शादी का कार्ड उनके हाथ में देते हैं, तब बाबा साहब ने कहा था अगर गांधी जी होते तो बहुत खुश होते। यहाँ तक कि विरोधी विचारधारा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गांधी जी ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में लेने का आग्रह किया था। लेकिन इतने जो उदाहरण आपने बताए, उसमें से क्या सुभाष बाबू के समर्थकों ने, क्या बाबा साहेब के समर्थकों ने और तो और क्या भगत सिंह के समर्थकों में से किसी ने भी कभी भी गांधी को जान से मारने की कोशिश की? सन 1920 में लोकमान्य तिलक जी के गुजरने के बाद गांधी जी जब कांग्रेस के बड़े नेता बनकर उभरते हैं, तो कांग्रेस को अपने हाथों से छूटता देखकर 1925 में आरएसएस की स्थापना की जाती है। और जीवन भर गांधी को बदनाम करने के अनगिनत प्रयास किए जाने लगते हैं। यहाँ तक कहा जाने लगता है कि गांधी जी की बकरी काजू बादाम खाती थी। अब ये बात आपको कहां तक सच लगती? गांधी जी जैसे पाई पाई का हिसाब रखने वाले अनुशासित व्यक्ति और उनकी बकरी काजू बादाम खाती हो। आज भी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर गांधी को मारा जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गांधी जी को फिंगों से पहले कोई नहीं जानता। और आज भी आप लोग यही कहते हो ना कि गांधी जी सिर्फ मुसलमानों से प्यार करते हैं। अगर ऐसा होता तो गांधी जी बंटवारे के समय हिंदू मुस्लिम तत्वों के बीच हिंदू भाई को बचाने के लिए नोआखली क्यों जाते? गांधी जी नोआखली क्यों जाते? गांधी जी नोआखली क्यों जाते? देखना है तुम्हें।
गांधी जी रुकिए, हम आगे नहीं जा सकते। उन्होंने हमारी आने की खबर से पाखाना कर रखा है। चलिए ठहरो। आप सभी यहाँ बहुसंख्यक हैं। यदि आप चाहेंगे तो शांति अवश्य संभव होगी। हमारा इस्लाम भी हमें हिंसा नहीं सिखाता गांधी जी, लेकिन आजकल के बच्चे हैं कि किसी के भी बहका में आके दंगे में घुस जाते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पर लेनी है। जल्दी ही ये देश स्वतंत्र होने वाला है। ऐसे में उसे हिंसा की नहीं, अहिंसा की आवश्यकता है। अमन कायम रहे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ओर से जो प्रयास संभव हो आप कीजिए।
मर्दों की संवाद अधिक गहरा होता है, वो तो हमने कर लिया। वो तो ऑफिसर, पंजाब और बंगाल प्रांत में हिंदू मुस्लिमों के दंगे भड़के हुए हैं। हमने पंजाब प्रांत में दंगों को शांत करने के लिए 55,000 सैनिक तैनात किए। बड़े खेल से बट ऑफिसर, दूसरी तरफ बंगाल प्रांत में केवल एक व्यक्ति के कहने पर हिंदू मुस्लिमों ने अपने हथियार डाल दिए, और वे व्यक्ति थे मिस्टर गांधी।
प्राण